अब ये आ गया हमारे पास नया टॉपिक जो कि मेरे पास यहाँ मौजूद है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स। ये वाला चैप्टर अब हम इसमें करने वाले हैं। तो इसमें हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो कि हमें आनी ही आनी चाहिए। अब ये नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है यहाँ से क्वेश्चन नंबर 41 से। सो लेट्स स्टार्ट। अब देखो कितना आसान सवाल है। इसकी एमसीक्यूज करने के लिए सबसे पहली चीज जो इंपॉर्टेंट आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, मैं यहाँ साइड में लिख देता हूँ वन बाय वन एमसीक्यूज के अकॉर्डिंगली। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपके पास केमिकल प्रॉपर्टीज जो है ना भाई, केमिकल प्रॉपर्टीज आपके पास जो एसिड और बेस की हैं ये आपको आनी चाहिए। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस आपको अच्छे से याद होनी चाहिए कि कौन सा वाला किसके साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है। ठीक है, ये अच्छे से पता होना चाहिए। अब तुम यहाँ देख लो मैं क्या क्यों कह रहा हूँ उसको देखो। अ कलरलेस सॉल्यूशन रिएक्ट्स विद मैग्नीशियम टू फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। हाउ इज द सॉल्यूशन, हाउ दिस सॉल्यूशन इज एक्टिंग। अब देखो आपके पास सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस कब बनती है। सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस तब बनती है जब मेटल, देखो ये मेटल है ना, मैग्नीशियम मेटल है, जब मेटल किसी एसिड के साथ मिलता है। तो ये अगर आपको याद होता तो मेरे ख्याल से ये निकालना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। एसिड रिएक्ट्स विद मेटल, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सो दिस वुड बी द राइट आंसर। व्हाट डू यू से बच्चों, राइट और नॉट। कितना आसान सवाल है ना भाई, कितना ही आसान सवाल है। तो ये बात आपको पता होनी चाहिए, केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टफ एक तो आपको याद होना चाहिए कि कौन सा वाला किससे मिलेगा तो क्या बनेगा। दूसरा आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि यार है कौन किस वक्त किसके साथ रिएक्शन हो रहा है। हम गलतियां करते हैं बहुत सारी, जैसे हमें याद है एसिड प्लस मेटल गिव यू सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, बट हम लोग करते क्या है, अगर उसने एल्कली भी दिया है तो भी हम सॉल्ट और हाइड्रोजन पे स्टिक लगा देते हैं। तो जरा गौर से देखें कि वो एल्कली है या एसिड है और फिर वो किसके साथ रिएक्शन कर रहा है तो क्या पॉसिबिलिटी है, क्या बनेगा। ठीक है भाई, ये आपने याद रखना है। चलिए आयोनिक इक्वेशन की तरफ चलते हैं। ये मैंने आप लोगों को पर्सनली नोट्स में भी कराई हुई है, सिखाई भी है, तो हम इसको कर लेते हैं। पाउडर कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू प्रोड्यूस कैल्शियम क्लोराइड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। व्हाट व्हिच इज द करेक्ट आयोनिक इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर दिस रिएक्शन। सो यू ऑल नीड टू कीप रिमेंबर भाई कि कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है इट इज इनसॉल्युबल, तो ये होता है सॉलिड। ठीक है भाई, तो ये सॉलिड होता है, ये तो ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। इसका रिएक्शन हो रहा है एसिड के साथ, HCl के साथ। तो HCl इज एक्वस, सो इट कैन बी ब्रेक डाउन इनटू आइंस, तो ये हो गया एक्वस आइंस। ठीक है भाई, उसके बाद कैल्शियम क्लोराइड इज सॉल्युबल इन वाटर, तो कैल्शियम कैन बी डिसोसिएट इनटू आइंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर, सो इट इज आल्सो लाइक दिस। कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस है तो ये तो तोड़ेंगे नहीं। वाटर आपके पास लिक्विड है, ये भी ब्रेक डाउन नहीं होगा। सो द ओनली आइन विच कैन cut over here is chloride, which is the spectator ion over here. So according to this working, you can see this, the right answer for this MCQ would be, देखो या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, ये दोनों तो नहीं हो सकते क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है। और इसके अकॉर्डिंगली इन्होंने पूरी ही इक्वेशन लिखी हुई है। हालांकि देखें कि दोनों एक्वस में क्लोराइड मौजूद है, तो जब दोनों एक्वस में एक चीज सेम होती है तो वो कट जाती है। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी डी। दो कॉन्सेप्ट, कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल है, इसको देखकर आपने कर लिया। ठीक है, और एक ए और डी निकाल लिया। उसके बाद आपने क्या देखा कि आपने यहां पर देखा कि अगर एक ऐसा आइन जो कि दोनों एक्वस में मौजूद है वो कटा हुआ होना जरूरी है। देखो यहाँ पर एक्वस के अंदर क्लोराइड मौजूद है, ठीक है, और यहाँ पर भी एक्वस में क्लोराइड मौजूद है, तो ये स्पेक्टेटर आइन है क्योंकि एक्वस पानी में डिसॉल्व होगा तो डिसोसिएट होगा। तो आपने याद रखना है कि एक्वस में जो आइन मौजूद होगा दोनों तरफ, वो आयोनिक इक्वेशन में नहीं आता। ठीक है भाई। जी बेटे अली अजीम कुछ पूछ रहे हैं। सर ये क्वेश्चन नंबर 42 वापस एक्सप्लेन करते हैं। जी बेटे। अच्छा जी, ये आप कह रहे हैं कि हम दोबारा इसको कर देते हैं, चलें दोबारा कर लेते हैं भाई। देखो कैल्शियम कार्बोनेट का रिएक्शन हुआ HCl के साथ, ठीक है ना, जब HCl के साथ रिएक्शन होगा तो आपके पास बनेगा कैल्शियम क्लोराइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। दिस इज अ बेसिक स्टफ दैट यू नीड टू कीप रिमेंबर व्हेनेवर एनी एसिड रिएक्ट्स विद कार्बोनेट्स, दे ऑलवेज फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, तो ये वही प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके लिए आपको सॉलिबिलिटीज याद होनी चाहिए कि ऑल द कार्बोनेट्स आर इनसॉल्युबल एक्सेप्ट सोडियम, पोटेशियम एंड अमोनियम। All the acids are soluble in water. All the chloride salts are soluble except silver and lead. ठीक है भाई, कार्बन डाइऑक्साइड इज गैशियस, वाटर इज लिक्विड। तो जो लिक्विड और गैशियस होते हैं उनको तो हम ब्रेक डाउन करके नहीं लिखते, तो ये ऐसे ही आ जाएगा। और जो सॉलिड है इनसॉल्युबल होता है वो भी, उसको भी हम ब्रेक डाउन नहीं कर सकते, ये ऐसे ही आ जाएंगे सारे। ठीक है, द ओनली जो चीज हमारे पास बची है जो कि पानी में डिसोसिएट हो जाएगी, द ओनली थिंग विच इज गोइंग टू बी डिसोसिएट इज एक्वस। ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद आइंस बना लेंगे, ठीक है ना भाई, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है ना, ये पानी में डिसॉल्व होने के बाद क्या बना लेंगे बच्चों, आइंस बना लेंगे, अलग अलग हो जाएंगे। तो जो आइंस दोनों तरफ मौजूद होता है उसको स्पेक्टेटर आइन बोलते हैं, तो वो कट जाएगा। तो बचेगा कि आपके पास इक्वेशन में ये वाला पार्ट, और इसको हम बोलेंगे आयोनिक इक्वेशन। क्या बोलेंगे बच्चों इसको हम, आयोनिक इक्वेशन। सो अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग डी वुड बी द राइट आंसर।
ठीक है भाई, आगे चलते हैं। देखिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है ये, जो ये वाला एमसीक्यूज है, ये पेपर में मैंने बहुत मर्तबा देखा है। हम लोग को ये आइडिया ही नहीं होता और हम जो है इसको गलत कर देते हैं। विच सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कौन सा वाला सब्सटेंस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्शन नहीं कर सकता। सो अकॉर्डिंग टू द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, आप कह लें कि एसिड्स, आपने याद रखना है कि भाई एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। एसिड का रिएक्शन आपके पास मेटल कार्बोनेट के साथ है, सॉल्ट कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनेगा। एसिड का रिएक्शन बेस के साथ है, यानी मेटल ऑक्साइड या मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, जिसमें आपके पास क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट एंड वाटर बनेगा। ये 3 केमिकल प्रॉपर्टीज हैं बस हमारे सिलेबस में। और चौथी आ गई आपके पास एसिड के साथ मेटल नाइट्रेट। तो भाई ये केमिकल प्रॉपर्टी हमारे सिलेबस में है ही नहीं, ये रिएक्शन है ही नहीं। रिएक्शन ये हम करा सकते हैं लेकिन वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अकॉर्डिंगली होगा, मतलब मोर रिएक्टिव कैन डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, लेकिन वो एसिड की केमिकल प्रॉपर्टी नहीं होगी। ठीक है भाई, तो आपने याद रखना है। ये कह रहा है विच सब्सटेंस डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रॉपर्टी नहीं है कि वो किसी नाइट्रेट के साथ रिएक्शन करे। सो दिस इज व्हाट द करेक्ट आंसर। नाइट्रेट के साथ रिएक्शन हमने नहीं पढ़ा, हमने रिएक्शन पढ़ा है किसके साथ, मेटल के साथ। दैट इज राइट। देखो जिंक मेटल, हमने मेटल कार्बोनेट के साथ पढ़ा है, मेटल हाइड्रोक्साइड या ऑक्साइड्स के साथ पढ़ा है। दे कैन रिएक्ट एंड फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, सॉल्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, एक्सेट्रा। राइट। देन which pair of gases are both non acidic, तो आपको ये अच्छी तरह से याद होना चाहिए कि नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स जितनी भी होती हैं हमारे पास वो एसिडिक होती हैं। कैसी होती हैं बच्चों, एसिडिक, एक्सेप्ट कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड एंड वाटर, इन 3 के अलावा सारी एसिडिक होती हैं। ठीक है, तो अमोनिया इज द ओनली बेसिक गैस, ये भी इंपॉर्टेंट स्टफ है, आपने याद रखना है। तो ये तो एसिडिक नहीं है, ठीक है ना, ये एसिडिक नहीं है, तो ये आंसर सही हो सकता है शायद। मीथेन के बारे में अभी बात नहीं कर रहा मैं। और ये वाला सही हो सकता है, 2 में है ना अमोनिया, ठीक है, 2 में अमोनिया है, तो ये दोनों नॉन एसिडिक हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, दिस इज एसिडिक, नॉन मेटालिक ऑक्साइड है, दिस इज एसिडिक। कार्बन डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बोथ आर नॉन मेटालिक ऑक्साइड, दे आर एसिडिक, तो ये आंसर नहीं हो सकता। सो द राइट आंसर इज ओनली ए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड तो एसिडिक है। दे आर आस्किंग फॉर द बोथ गैसेस दैट आर नॉन एसिडिक। मीथेन एक ऑर्डरलेस गैस है जो कि घर में हम लोग के एचसीवी गैस के तौर पर आती है, दिस इज ऑल्सो न्यूट्रल। ठीक है, सो ए वुड बी द राइट आंसर। देन अब ये जो मैं आपको कह रहा था ना ऊपर केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में, आपने अच्छे से याद रखना है, आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए। तो इसका मतलब ये है, ठीक है नहीं, आपने देखा है 4 सेपरेट मिक्सचर्स ऑफ सॉल्यूशन एंड सॉलिड आर मेड as given in the table, mixture are warm, in which mixture does a gas form। अब देखो ये लिखा हुआ है आपके पास NaOH and NH4Cl, तो आपको ये इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि यार कोई भी एल्कली जब किसी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलता है, तो कभी भी कोई एल्कली जिस अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलेगा, तो वी नो दिस, क्या बनेगा बच्चों, सॉल्ट, अमोनिया गैस एंड वाटर। ये आपको ऑब्वियस होना चाहिए। तो ये एल्कली है, OH हाइड्रोक्साइड आ रहा है तो एल्कली हो गया, NH4 आ रहा है तो अमोनियम सॉल्ट हो गया। ठीक है भाई, तो ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो लाजमी लाजमी अमोनिया और वाटर तो बनेगा। और इसके साथ जो लिखा होगा, जैसे यहाँ सोडियम लिखा हुआ है और यहाँ पर फॉर सपोज Cl लिखा हुआ है, तो ये दोनों मिलकर सॉल्ट बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो यहाँ तो गैस बनेगी बनेगी। सो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको है तो इसका मतलब ए या बी में से कोई आंसर हो सकता है, सी और डी आंसर नहीं हो सकता। एक कॉन्सेप्ट से आपने आइडेंटिफाई कर लिया। दूसरा कॉन्सेप्ट जरा देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड विद मेटल। ओ भाई, एसिड का रिएक्शन मेटल के साथ होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का कहाँ से रिएक्शन आ गया, एसिड का होता है, तो दिस इज रॉन्ग। ठीक है, ये आपको कॉन्सेप्ट है, आपको पता चल गया। फिर एसिड विद अमोनियम सॉल्ट, भाई एसिड विद अमोनियम सॉल्ट नहीं है, बेस विद अमोनियम सॉल्ट या एल्कली विद अमोनियम सॉल्ट के साथ अमोनिया गैस बनती है। सो इसका मतलब ये हुआ कि इसके अंदर गैस नहीं बनेगी। ठीक है ना, इसके अंदर गैस नहीं बनेगी। हाँ, एसिड और मेटल आपस में मिलेंगे तो गैस जरूर बनेगी, क्योंकि हाइड्रोजन गैस बनेगी हमारे पास। ठीक है भाई, तो राइट आंसर हो गया इसका बी। तो आपको रिकॉग्नाइज करना आना चाहिए कि आपको गिवन क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज एसिड और दिस इज अमोनियम सॉल्ट, इनका रिएक्शन ही नहीं है आपस में। दिस इज एसिड एंड दिस इज मेटल, इनका रिएक्शन है, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनेगी। दिस इज एल्कली एंड मेटल, एल्कली और मेटल का कोई रिएक्शन नहीं है, तो पढ़ा ही नहीं हमने, तो कहाँ से गैस बनेगी। ठीक है भाई, और अमोनिया और अमोनिया, सॉरी एक्वस, अमोनियम सॉल्ट्स और आपके पास जो है क्या नाम है, फॉर सपोज एल्कली, इनका रिएक्शन है और अमोनिया गैस बनती है। ठीक है भाई, तो ये बड़ी जरूरी चीज है, ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। फिर दोबारा वही सवाल आपके पास, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है भाई, कि एल्कली जो होते हैं वो जब कभी भी अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलते हैं, असल में प्रॉब्लम ये है कि एल्कली की एक ही केमिकल प्रॉपर्टी है और वो यही है, और ये पेपर में बहुत ज्यादा इसीलिए पूछी जाती है। तो आपके पास हमेशा क्या बनेगा भाई, सॉल्ट, अमोनिया और वाटर। जब कभी भी एल्कली इसके साथ मिलेंगे आपके पास, जब कभी एल्कली आपके पास अमोनियम सॉल्ट के साथ मिलेंगे, तो हमेशा आपके पास सॉल्ट, अमोनिया गैस और वाटर बनेगा। तो दे आर सेइंग व्हिच एक्वस रिएजेंट लिबरेट्स अमोनिया
फ्रॉम अमोनियम नाइट्रेट। तो भाई अमोनियम नाइट्रेट में से अगर अमोनिया निकालनी है तो उसमें एल्कली डालना पड़ेगा। तो एल्कली इसमें से कौन सा है बच्चों? हाइड्रोक्साइड, बी, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड वुड बी एल्कली। आप इसके अंदर एल्कली डालें, दोनों रिएक्शन करेंगे, अमोनिया गैस निकल जाएगी। राइट एवरीवन, बात समझ में आती है? आसान है ना? ये केमिकल प्रॉपर्टीज का स्टफ बड़ा जरूरी है, याद रखना है भाई आप लोगों ने, ठीक है। उसके बाद विच मिक्सचर वुड रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म टू डिफरेंट गैसेस। दो डिफरेंट गैसेस बनाने के लिए कौन से दो रिएजेंट ऐसे हैं कि दोनों अलग 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 रिएक्शन करें अगर एसिड के साथ तो अलग अलग गैसेस बनेगी। देखो भाई, कॉपर, कॉपर इज लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इट कैन नॉट रिएक्ट डायरेक्टली विद एसिड, राइट। तो इसका मतलब ये तो आंसर हो गया गलत, ये आपको कॉन्सेप्ट होना चाहिए। फिर कॉपर कार्बोनेट, कॉपर कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, और अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन बनेगी। सो दीज टू आर डिफरेंट रिएजेंट्स, और जब वो एसिड के साथ अलग अलग रिएक्शन करेंगे तो दो अलग अलग गैसेस बनेंगे, एंड दैट इज द राइट आंसर। और अगर इसको देखें तो यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड डेफिनेटली बनेगी आपके पास, लेकिन यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो यहाँ कोई गैस नहीं बनेगी। कॉपर ऑक्साइड डेफिनेटली रिएक्शन करेगा बट कोई रिएक्शन के बाद गैस नहीं बनेगी, यहाँ गैस बनेगी। सो इन पार्ट बी दोनों गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं और दोनों अलग अलग टाइप की गैसेस प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है भाई। इसी तरह से which raw should the pH value of 0.1 mole per decimeter cube solution of ammonia, hydrochloric acid, sodium chloride and sodium hydroxide यहाँ पर मौजूद है भाई, जरा देख लेते हैं। तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो बच्चों अमोनिया, यू नीड टू कीप रिमेंबर अमोनिया इज वीक बेस। तो जो वीक बेस होते हैं उनकी पीएच 10-11, बस इससे ज्यादा नहीं होती है। तो इसका आंसर, इसका मतलब ये हो सकता है 11, ठीक है। और फोर सपोज अगर आपको नहीं पता कि यार ये वीक बेस है या स्ट्रॉन्ग बेस है तो आपने चलो सी की जगह डी भी करेक्ट कर लिया, मतलब आप सोच रहे हो कि इन दोनों में से कोई आंसर हो सकता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड वुड बी स्ट्रॉन्ग एसिड, सबसे खतरनाक एसिड में से एक एसिड है ये, तो इट मस्ट बी 1, तो ये आंसर हो सकता है। अब ये ऑब्वियस है कि भाई आंसर अब डी नहीं हो सकता, क्योंकि 11 एसिड की तो नहीं हो सकती ना भाई। NaCl आपके पास न्यूट्रल है तो इट मस्ट बी 7, और NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है आपके पास, तो इट मस्ट बी 13। सो द राइट आंसर फॉर दिस MCQ वुड बी सी। तो ये प्रिडिक्ट करना आपको आना चाहिए। अब इस सवाल में देखें, इस सवाल में हम गलती कर सकते हैं एक लफ्ज की वजह से, जरा देखिएगा क्या कह रहा है। एन एक्सिस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज एडेड टू एन एसिडिक सॉइल, व्हाट हैपेंड टू द पीएच ऑफ द सॉइल। एक जमीन है आपके पास, वो जमीन आपके पास एसिडिक है तो इट मस्ट हैव H पॉजिटिव आइंस। H पॉजिटिव आइंस है तो इसकी पीएच 1 होगी, 2 होगी, 3 होगी, कुछ इस तरह से होगी। आपने इसके अंदर डाला क्या बच्चों? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालने की वजह से यू आर एडिंग हाइड्रोक्साइड आयन ओवर हेयर, तो ये हाइड्रोक्साइड आयन हाइड्रोजन के साथ न्यूट्रलाइजेशन करके इसकी पीएच को 2 या जो भी है 3 है उससे ऊपर लेके आएगा, ठीक है ना। तो इसका मतलब है पीएच तो इंक्रीज होगी, तो इंक्रीज पीएच होगी तो आंसर आपके पास सी या डी हो सकता है, ए और बी नहीं हो सकता, इट्स फैक्ट, ठीक है। अब मुझे बताइए कि आंसर सी होगा या डी होगा। एक लफ्ज की वजह से एक आंसर चेंज हो सकता है, एक लफ्ज की वजह से खाली। जी बच्चों, क्या आंसर होना चाहिए इसका? अच्छा जी, वेरी गुड, माशाल्लाह से बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया, दैट्स ब्रिलियंट। आपको ये देखना चाहिए यार, यहाँ लिखा हुआ है बच्चों एक्सेस, क्या लिखा हुआ है बच्चों? ये एक्सेस का मतलब है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बचेगी आपके पास, ज्यादा आप डाल रहे हो उसको, ठीक है ना। तो डालने की वजह से पीएच बेसिक की तरफ ज्यादा जाएगी। फिर द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी डी। क्या बात है बच्चों, जबरदस्त। फिर ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, इनको याद करना भी बहुत जरूरी है। और एसिडिक ऑक्साइड्स कौन सी होती हैं, बेसिक कौन सी होती हैं, न्यूट्रल कौन सी हैं, याद रखना चाहिए आप लोगों को। ये अच्छी तरह से याद करना बच्चों, इस एमसीक्यूज में बड़ा काम आता है ये। तो ऑक्साइड्स आपके पास दो तरह की हो सकती हैं, एक मेटल ऑक्साइड्स हो सकती हैं, एक नॉन मेटल ऑक्साइड्स हो सकती हैं। सो मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं आपके पास वो बेसिक हो सकती हैं, या आपके पास एम्फोटेरिक हो सकती हैं। एम्फोटेरिक मतलब डुअल नेचर। तो ऑल आर बेसिक एक्सेप्ट अल्मोनियम ऑक्साइड एंड जिंक ऑक्साइड, सो यू नीड टू कीप रिमेंबर दिस। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो ये दोनों में से कोई आंसर हो सकता है आपके पास, ठीक है ना। और नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स की अगर हम बात करें तो दे आर एसिडिक एंड न्यूट्रल। तो सारी की सारी आपके पास कैसी होती हैं? एसिडिक, सिवाय कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड और वाटर के, ठीक है भाई। तो अगर हम देखें तो सल्फर डाइऑक्साइड इज एसिडिक, तो ये दोनों, इन तीनों में से कोई आंसर हो सकता है। फिर दे बोथ आर मेटल ऑक्साइड सो दे आर बेसिक, तो ये आपके पास आंसर बना कौन सा बच्चों? इसका डी आंसर बन गया है इसका। तो आपको ये बात क्लियर होनी चाहिए, ठीक है भाई। अच्छा, आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये सारे सॉलिड होते हैं, ठीक है ना, और ये सारे आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ये सारे आपके पास जो हैं आमतौर पे गैसेस होते हैं, सिवाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, ठीक है। और ये आमतौर पे कोवलेंट बॉन्डिंग करते हैं क्योंकि सारे ही नॉन मेटल्स हैं, ठीक है। इसके अंदर जो सॉलिबिलिटी का सीन है, इसके अंदर सारे सॉल्युबल होते हैं सिवाय सिलिकॉन डाइऑक्साइड के, या ये जो न्यूट्रल वाले हैं इनके। और इसकी अगर हम बात करें, NO भी पार्शियली सॉल्युबल होता है, ठीक है। और अगर इनकी हम बात करें तो दे ऑल आर इनसॉल्युबल
इसके अंदर सिर्फ आपके पास सोडियम और पोटेशियम की ऑक्साइड पानी में सॉल्युबल होकर एल्कली सॉल्यूशन बनाती है। तो ये बेसिक स्टफ है जो कि आपको याद होना चाहिए, एमसीक्यूज के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं बच्चों। उसके बाद ये हमसे कह रहा है, दोबारा इसी तरह की बात कर रहा है। क्या कहता है, हमसे कह रहा है सैंपल ऑफ 3 ऑक्साइड्स एक्स वाई एंड जी were added separately to dilute hydrochloric acid and dilute sodium hydroxide. X, Y reacts with hydrochloric acid, but Z does not. Y and Z reacts with aqueous sodium hydroxide, but X does not. तो बड़ा क्लियर उसने हमें ये बता दिया है कि X और Y बोथ रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यानी कि X और Y दोनों ही बेसिक हैं। ठीक है ना, बेसिक हैं तभी तो एसिड से रिएक्शन कर रहे हैं। जबकि जेड एसिड से रिएक्शन नहीं कर रहा है तो इट मस्ट बी एसिडिक। एसिड एसिड से क्या रिएक्शन करेगा। फिर Y और Z भी आपके पास क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन कर रहे हैं। तो Y और Z जो हैं आपके पास एसिडिक हैं। तो ये बात कंफर्म हो गई कि भाई Z आपके पास क्या है भाई, एसिडिक है। जबकि X रिएक्शन नहीं कर रहा, तो X क्या हो गया बच्चों आपके पास, ये हो गया आपके पास प्योरली बेस। ये हो गया आपके पास दोनों से जो रिएक्शन कर रहा है, ये हो गया आपके पास एम्फोटेरिक भाई। ठीक है, और जो और जो जी है ये आपके पास एसिडिक हो गया। ठीक है भाई, तो ये बात ऑब्वियस हो गई है कि हमारे पास जो जी है दैट इज एसिडिक, वाई आपके पास एम्फोटेरिक, और बेसिक वाला जो है वो एक्स है। सो द राइट आंसर फॉर दिस एमसीक्यू वुड बी डी। कितना मजे का सवाल और कितना अच्छा सवाल है, आप देखें। उसके बाद हमारे पास एक और सवाल आता है एम्फोटेरिक के बारे में। वो कहता है आपसे दैट व्हिच सब्सटेंस इन द टेबल कुड बी एन एम्फोटेरिक ऑक्साइड। सो एम्फोटेरिक इज अ ड्यूल नेचर, इट कैन रिएक्ट विद एसिड एंड बेसिस बोथ एंड दे आर इनसॉल्युबल इन वाटर एज वेल। तो अब जब जिसके साथ रिएक्शन कर रहा है उसमें तो डिजोल्व ही हो रहा होगा ना, यानी कि रिएक्शन डिजोल्व हो रहा होगा, सॉल्युबल हो रहा होगा। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड में डालोगे डिजोल्व हो जाएगा, जाहिर सी बात है रिएक्शन कर रहा है। पानी के अंदर इनसॉल्युबल रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अलावा सोडियम हाइड्रोक्साइड से भी रिएक्शन करेगा तो उसमें भी डिजोल्व होगा। सो द राइट आंसर फॉर दिस वुड बी ए। राइट बच्चों, रिएक्शन कर रहा है तो डिजोल्व हो रहा है। Then which element will burn in oxygen to form an acidic oxide? So it must be non-metal. क्या होना चाहिए बच्चों, it must be non-metal. So the right answer for this would be B. Simple and easy. अच्छा, इस तरह के भी कुछ सवाल देखने को मिलते हैं जो कि क्लोज क्वेश्चंस होते हैं। क्लोज क्वेश्चन का मतलब ये है कि सारा आंसर टेबल में गिवन है, बस गौर से देखना है आपने इसको। द टेबल गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट 3 इंडिकेटर, थाइमोल ब्लू, वी डोंट केयर अबाउट दैट कि है क्या चीज, बस देख लो। ये भाई 1 pH पे रेड है, 3 पे आपके पास ये कलर चेंज कर रहा है, और 3 से अबव पे येलो है। ठीक है ना, 12 तक। तो 3 के बाद कलर चेंज कर लेगा, ये ब्लू कलर का होता है। 5 के बाद ये कलर चेंज करके रेड हो जाएगा। कलरलेस होता है 10 के बाद कलर चेंज करके रेड हो जाएगा। ये आपको बता दिया उसने। विच कलर वुड बी ऑब्टेन व्हेन ईच इंडिकेटर वाज एडेड टू द सेपरेटेड टू प्योर वाटर। अब प्योर वाटर होता है 7 pH, तो 7 pH पे ये कैसा हो गया होगा बच्चों, येलो। ये 7 pH पे कैसा हो गया होगा बच्चे, रेड। और ये 7 pH पे कैसा हो गया होगा, कलरलेस। मतलब इसने चेंज ही नहीं किया अभी तक, 10 पे चेंज करेगा ना ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि थाइमोल ब्लू विल गिव यू येलो, दैट वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, और कॉन्गो रेड विल गिव यू रेड कलर, सो दिस वुड बी द राइट आंसर डी। ठीक है भाई बच्चों, क्लोज क्वेश्चन है, साफ नजर आ रहा है जवाब इसका। इसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है कि हमारे सिलेबस में तो था ही नहीं सर, ये कहाँ से आ गया भाई। जो चीज सिलेबस में नहीं होती उसकी इन्फॉर्मेशन वो आपको सामने ही दे देता है, तो कीप इट इन योर माइंड। ठीक है भाई, उसके बाद ये आपसे कह रहा है 55, विच एलिमेंट इज सोडियम। विच एलिमेंट इज सोडियम, आई थिंक थोड़ा सा मेटल्स के सवाल यहाँ पर आ गए हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो एसिड बेस था वो यहाँ पर हो गया कंप्लीट। ठीक है भाई, अगर आपका कोई सवाल है तब आप लोग पूछ सकते हो जी। कोई क्वेश्चन बच्चों? यस एवरीवन, ऑल क्लियर बेटे, कोई सवाल नहीं है? क्या बात कर रहे हो जी बेटे आर्यन। सर आपने फर्स्ट क्लास में क्या करवाया था? फर्स्ट क्लास में बेटे हमने 3 टॉपिक्स किए थे। आप मुझे मैसेज करना, मैं आपको उनकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, सही है। थैंक यू सर। और किसी का कोई सवाल? ऑल क्लियर बच्चों, नो क्वेश्चंस? वाह, दैट्स गुड, माशाल्लाह माशाल्लाह।